हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगम सेशंस। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन फ्रॉम योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ योर बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये जो डॉक्ट्रिन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन कंसिडर किया जाता है रिगार्डिंग योर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। अब डॉक्ट्रिन को डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये एक्चुअली में जो डॉक्ट्रिन है ये कौन से केस लॉ में ले डाउन किया गया था। और द केस लॉ इन विच दिस डॉक्ट्रिन वाज लेड डाउन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ रिगार्डिंग योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही फेमस और बहुत ही शानदार केस है आपका, जिसके बारे में आपने डेफिनेटली सुना ही होगा, विच इज़ केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, राइट। अब इस केस के बारे में जो है वो सबने ही सुना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा फेमस केस है। सबसे पहले इस केस के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि ये केस इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। नंबर वन, ऑब्वियसली ये केस इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया था द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। Second point was that this decision in this case, it was given by a constitution bench of 13 judges, right? So 13 judges का एक constitution bench था. This has been the largest constitution bench in the entire history till now, right? 13 judges bench का decision था which was given in the ratio of 7:6, right? 7 की majority से जो है basic structure doctrine ultimately evolve किया गया था, right? Apart from that, this judgment is very important for, quite a long time के लिए जो है काफ़ी months के लिए इस केस में discussions जो है वो चला था। and ultimately जो इस केस में judgment आई थी, that is the longest judgment containing 595 pages की judgment जो है इस particular केस में दी गई थी। एक और बात है कि इस केस के जो petitioner थे, that is केशव नंदा भारती, रिसेंटली ही लेफ्ट अस, आप लोगों ने न्यूज़ में देखा ही होगा, राइट। सो ये केस लॉ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी इसके बिना डेफिनेटली कंप्लीट नहीं हो सकती है, राइट। सो अगर हम बात करते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का मीनिंग क्या है। देखिए, अगर मैं आपको एक जनरल पैरेलेंस में पूछा जाए कि what do you mean by basic structure, so you all would say that basic structure means something, कोई ऐसा structure है जो किसी चीज़ के लिए बहुत important है, right? जो किसी चीज़ के लिए बहुत basic है, बहुत fundamental है। तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ। जनरली अगर हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है, राइट। अब इस लैंड के ऊपर आप डिसाइड करते हैं दैट आपने एक बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी है। तो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहला काम आप क्या करते हैं कि उसका एक बहुत बढ़िया सा स्टेडी सा आप एक बेस क्रिएट करते हैं, राइट। वैसे ही आपने एक बढ़िया सा बेस क्रिएट किया, राइट। अब इस बेस के ऊपर जो है आपने अपनी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट कर दी, स्टोरीज बना दी डिफरेंट। और ये बिल्डिंग जो है वो आपने से रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए यूज़ करनी थी, या फिर आपने इसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करना था, एज द केस मे बी। अब हुआ क्या कि आपने कुछ टाइम बाद ये देखा, ये डिसाइड किया दैट नहीं, जो इसका हमने बेस बनाया है, ये जो इसका फाउंडेशन स्टोन ले डाउन किया है, ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है, इसको चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या करते हैं कि आप डिसाइड करते हैं कि इस फाउंडेशन स्टोन को चेंज कर दीजिए या फिर इसमें कुछ एडिशंस कर दीजिए। नाउ अगर आप प्रैक्टिकली देखें, अगर आप इस फाउंडेशन को ही हिला देंगे, व्हाट विल बी द एंड रिजल्ट? जो आपकी बिल्डिंग है, जो आपका स्ट्रक्चर है, दैट विल अल्टीमेटली फॉल टू द ग्राउंड। ये बिल्डिंग जो ऐसे खड़ी है, ये बिल्डिंग आपकी ग्राउंड पे गिर जाएगी, सब टूट जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो बेस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। वो फाउंडेशन है, दैट इज़ द ग्राउंड, बेसिक ग्राउंड, जिसके ऊपर आपने अपनी पूरी की पूरी बिल्डिंग को जो है कंस्ट्रक्ट किया है। अगर आप इस स्टोन को निकाल देंगे तो आपकी बिल्डिंग जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, आपकी बिल्डिंग जो है वो नीचे गिर जाएगी। उससे क्या होगा,
जिस पर्पस के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आपने उस बिल्डिंग को, उस स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट किया था, वो आपका लाइफ में कभी भी फुलफिल नहीं होगा। सो सिमिलरली अगर हम इस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में लगा के चलते हैं, द बेसिक स्ट्रक्चर, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कंसिडर किया गया है। यह आपका बेस बनता है फॉर ऑल द अदर लॉज विच आर पास्ड इन योर कंट्री। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द सुप्रीम लॉ, राइट। अगर इस सुप्रीम लॉ में कुछ आपको प्रोविजंस जो हैं, जो डिफरेंट आर्टिकल्स के फॉर्म में, डिफरेंट स्केड्यूल्स के फॉर्म में आपको प्रोवाइडेड है, उनमें से कुछ ऐसी प्रोविजंस है जो इस डॉक्यूमेंट का, इस स्ट्रक्चर का बेस फॉर्म करती हैं, राइट, जिनको हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में जो बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक फ्रेमवर्क है इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। सो अगर आप उन चीज़ों को ही हिला देंगे, उन चीज़ों के साथ छेड़खानी करेंगे, तो क्या होगा, आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डगमगाना शुरू कर देगा। अल्टीमेटली इट विल फॉल ऑफ। उसकी वजह से क्या होगा कि जिस पर्पस के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो आपको प्रियम्बल में मिलते हैं, एक इक्वालिटी अटेन करने के लिए, एक फ्रैटर्निटी लेके आने के लिए, फीलिंग्स ऑफ यूनिटी एंड इंटेग्रिटी लेके आने के लिए, लिबर्टी इंश्योर करने के लिए, वो सब चीज़ें आपकी कभी भी अचीव नहीं होंगी। तो जिस पर्पस के लिए आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो आपका पर्पस ही टोटली ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं जिनके साथ आप बिल्कुल भी छेड़खानी जो है वो नहीं कर सकते हैं, और उन सबको ही कहा गया है बेसिक स्ट्रक्चर, राइट। सो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का अल्टीमेट मीनिंग यही है कि जो आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आपके जो कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं जो आपका बेस फॉर्म करती हैं, वो फंडामेंटल हैं, वो बेसिक फ्रेमवर्क है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके ऊपर आपका पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बेस्ड है। उन चीज़ों के साथ आप कोई छेड़खानी बाय वे ऑफ अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अगर आपने वैसा कर दिया तो आपका जो पूरा का पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, वो कहीं ना कहीं आपका डिफीट हो जाएगा। जस्ट लाइक द केस ऑफ अ बिल्डिंग, यहाँ पे आपकी जो स्ट्रक्चर है, जो आपकी बिल्डिंग है, वो आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। जो आपका फाउंडेशन स्टोन है वो प्रिंसिपल्स हैं, वो प्रोविजंस हैं, वो आर्टिकल्स हैं आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो इसका बेस फॉर्म करते हैं। तो जस्ट लाइक आप एक फाउंडेशन स्टोन नहीं हिला सकते हैं कि आपका स्ट्रक्चर, आपकी बिल्डिंग जो है वो फॉल कर जाएगी, सिमिलरली आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ें नहीं हिला सकते हैं जो उसका बेसिक फ्रेमवर्क जो है फॉर्म करती हैं। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दैट व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो आपका केशव नंदा भारती केस है, इस केस में ऐसा क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को इवॉल्व करने की रिक्वायरमेंट महसूस हुई। देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बेसिक क्वेश्चन क्या रेज हुआ था केशव नंदा भारती की केस में। अब देखिए, हुआ ये था कि केशव नंदा भारती के केस में आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई थी विच वॉज द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एंड दिस अमेंडमेंट वॉज डन इन द ईयर 1971। ये जो आपकी 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई थी, इस अमेंडमेंट को बेसिकली चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में। अब हमारे पास क्वेश्चन ये रेज होता है कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज क्यों किया गया था? व्हाट वाज द नीड एंड द रिक्वायरमेंट टू चैलेंज 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? अब हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखिए, 24th, सबसे पहले ये देखें, जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो आपकी पास क्यों की गई थी? पार्लियामेंट ने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को एक्चुअल में पास क्यों किया था? अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपके साथ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग डिस्कस किया है, उसमें बेस है कि कहाँ से सब चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो उसमें अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को आप डेफिनेटली ज़रूर देखें, बिकॉज़ वहाँ से आपको एक टाइमलाइन ऑफ केसेस जो है वो समझ आ जाएगा और आप लिंक कर पाएंगे।
थोड़ा बहुत बैकग्राउंड जो है मैं आपको अभी भी प्रोवाइड कर देती हूँ। हुआ ये था कि एक केस आया था विच वॉज गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, जो गोलकनाथ का केस था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होल्ड करी थी। तो यहाँ पे मैं कौन सा केस डिस्कस कर रही हूँ? आई एम डिस्कसिंग द केस ऑफ गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होल्ड करी थी। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आपके पास जो पार्लियामेंट है उसके पास कोई पावर नहीं है टू अमेंड योर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, पार्लियामेंट जो है वो आपके फंडामेंटल राइट्स जो आपको आपके पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड हैं, द पार्लियामेंट हैज़ नो पावर टू अमेंड दीज फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और दूसरी चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने ये बोली कि अगर आप आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के देखते हैं तो उसकी हेडिंग पढ़िए। ठीक है, आप लोग भी देखना चाहोगे, जो आपका आर्टिकल 368 है उसकी हेडिंग जो है वो चेंज हुई है। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले उसकी हेडिंग कुछ और थी, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद उसकी हेडिंग जो है वो चेंज कर दी गई है। सो अभी हम बात कर रहे हैं 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले। तो इस केस में दूसरी चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने यह बोली कि जो आपका आर्टिकल 368 है, अगर आप उसकी हेडिंग को देखते हैं तो इट सेज द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो सिर्फ इतना लिखता है कि आपका प्रोसीजर क्या है फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्ड प्रोसीजर यूज़ किया गया है, आपने जो वर्ड है पावर यूज़ नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है टू अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज आर्टिकल 368 ओनली टॉक्स अबाउट द प्रोसीजर। कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ जो है पार्लियामेंट को कोई पावर नहीं दे रहा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करिए। इसीलिए अगर कोई अमेंडमेंट की जाती है तो वो एक लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ही है। अगर वो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है तो वो आर्टिकल 13 में जो टर्म लॉ है उसमें डेफिनेटली फॉल करेगा और फिर कोर्ट जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। राइट, तो ये दोनों चीज़ें होल्ड हुई थी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। अब हुआ ये कि लेजिस्लेचर से ये चीज़ बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे अगेंस्ट डिसीजन निकाल दिया कि हमारे पास वो पावर ही नहीं है टू अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पास पावर ही नहीं है टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो बहुत गलत चीज़ है। एंड आप सब जानते हैं कि लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में हमेशा थोड़ा बहुत ऐसे चलता रहता है कि लेजिस्लेचर लॉ निकालता है, जुडिशरी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर वॉइड डिक्लेयर कर देता है, फिर लेजिस्लेचर अपना नया लॉ निकालता है एंड दिस कंटिन्यूज। राइट, सो दैट इज़ वाई जब गोलकनाथ का डिसीजन आया द लेजिस्लेचर वॉज लाइक शॉक्ड, इट सेड नो, ये चीज़ हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। सो इस गोलकनाथ के केस के इफ़ेक्ट को एक्चुअली में ख़त्म करने के लिए जो आपका पार्लियामेंट है वो लेके आया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द ईयर 1971। 24th अमेंडमेंट के साथ पार्लियामेंट ने बहुत ही स्मार्ट गेम प्ले किया और उसने कुछ ऐसे चेंजेस लेके आए वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पावर को एकदम अनलिमिटेड बना लिया, एकदम अनकंट्रोल्ड बना लिया, एकदम एब्सोल्यूट पावर्स जो है वो उन्होंने अपने हैंड्स के अंदर ले ली। आई एम रिपीटिंग हियर, ठीक है। सो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद पार्लियामेंट ने क्या किया, अपने हाथ में कंप्लीट एब्सोल्यूट अनलिमिटेड और अनकंट्रोल्ड पावर्स जो हैं वो अपने हाथ में पार्लियामेंट ने ले लिया। कैसे लिया? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के बाद। अब देखते हैं कि 24th अमेंडमेंट में पार्लियामेंट ने ऐसा क्या किया। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि 24th अमेंडमेंट जो 1971 में हुई थी उसमें पार्लियामेंट ने कौन से चेंजेस किए। नंबर 1 उसने क्या किया कि सबसे पहले उसने आर्टिकल 13 क्लॉज 4 इंट्रोड्यूस किया और इसके साथ साथ उन्होंने आर्टिकल 368 क्लॉज 3 इंट्रोड्यूस किया। ये दोनों आर्टिकल्स जो है वो सेम ही बात कहते हैं। आर्टिकल 13 क्लॉज 4 में उन्होंने ये बोल दिया दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। मतलब अगर आप आर्टिकल 368 को यूज़ करके कोई अमेंडमेंट करते हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आपका आर्टिकल 13
में फॉल नहीं होता है, आर्टिकल 13 उस चीज़ पे अप्लाई नहीं होगा। सेम चीज़ उन्होंने आर्टिकल 368 क्लॉज 3 में भी लिख दिया। यही उन्होंने बोला, नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एन अमेंडमेंट मेड अंडर दिस आर्टिकल। तो ये दोनों आर्टिकल्स जो है वो सेम ही चीज़ कह रहे थे। ऐसे करने का पर्पज़ यही था कि हम जो मर्जी अमेंडमेंट करते रहें आर्टिकल 368 को यूज़ करके, वो आपका आर्टिकल 13 में फॉल नहीं होगा। मतलब जो आपका जुडिशरी है वो उन चीज़ों को के ऊपर जो है नहीं इंटरफेयर कर सकता, वो उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकता है। राइट, ये पहला चेंज था। दूसरा चेंज क्या किया कि जो आपका आर्टिकल 368 है उसकी जो हेडिंग है उसको चेंज कर दिया गया। जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 368 की हेडिंग में सिर्फ पहली हेडिंग उसकी होती थी प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्ड प्रोसीजर यूज़ किया गया था। आर्टिकल 368 में 24th अमेंडमेंट के बाद उसकी हेडिंग को चेंज करके उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने लिखा पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर। उन्होंने वर्ड पावर ऐड कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को पावर देता है। ये आपके पास भैया पावर है, आप अमेंड करिए कॉन्स्टिट्यूशन को, और उसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है वो आप आर्टिकल 368 में देख लिए। देखिए अब यहाँ पे जो है पार्लियामेंट ने अपने हाथों में कितनी डिस्क्रिशनरी, कितनी ज़्यादा अनलिमिटेड पावर्स जो हैं अपने हाथ में कर ली। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने क्या किया, आप सबको पता है कि जब भी कोई लॉ पास होता है कंट्री में तो उसका क्या प्रोसीजर है। शॉर्ट में देखिए, आपके दो हाउसेस होते हैं ऑफ द पार्लियामेंट, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। जब भी आपने कोई लॉ पास करवाना है तो सबसे पहले उसका एक बिल प्रिपेयर होता है। वो बिल जो है दोनों हाउसेस में पास होता है, लोकसभा में भी पास होता है, राज्यसभा में भी पास होता है। दोनों हाउसेस से पास होने के बाद इट गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट। लास्ट असेंट जो है उसको प्रेसिडेंट का मिलना इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही इस बिल को जो दोनों हाउसेस ने पास किया है उसको प्रेसिडेंट का असेंट मिलता है, इट बिकम्स द लॉ ऑफ योर कंट्री। राइट, अब प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दे रखी है that the president can withhold his assent। वो अपना असेंट जो है withhold कर सकते हैं, वो कह सकते हैं नहीं मैं अभी इस बिल को असेंट नहीं दूंगा, मैं कुछ रिकमेंडेशंस दे रहा हूँ, आप इसमें ये चेंजेस जो हैं वो करके लाइए, फिर जो मैं इसमें आपको अपने असेंट दूंगा। राइट, तो 24th अमेंडमेंट में तीसरा चेंज पार्लियामेंट ने ये किया, उन्होंने ये बोला कि जो आपका प्रेसिडेंट है इट वॉज मेड obligatory for the president to give his assent to the bill having been passed by the houses of the parliament। मतलब obligatory और मैंडेटरी बना दिया गया फॉर द प्रेसिडेंट कि आपके लिए मैंडेटरी है कि आपको अपना एसेंट जो है वो देना ही पड़ेगा, आप उसको विद होल्ड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो पार्लियामेंट है, जो गवर्नमेंट है, वो कोई भी बिल पास करे, दोनों हाउसेस में पास करवा लिया, अल्टीमेटली उसको लॉ बनना ही बनना है। ठीक है, तो ये कुछ मेजर चेंजेस थे जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में किए गए थे, जिसकी वजह से जैसे मैंने आपको बताया कि जो पार्लियामेंट है उसने अपने हाथों में एब्सोल्यूट अनलिमिटेड, कंप्लीटली अनकंट्रोल्ड और डिस्क्रिशनरी पावर्स जो हैं वो अपने आप को दे दी। सो इसी चीज़ को चैलेंज किया गया केशव नंदा भारती की जजमेंट में दैट दिस इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दिस अमेंडमेंट शुड बी डिक्लेयर्ड एज कंप्लीट वॉइड। ऑल राइट, सो अब हम डिस्कस करते हैं कि केशव नंदा भारती के केस में अल्टीमेटली कोर्ट ने क्या अपना डिसीजन दिया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं व्हाट वाज द अल्टीमेट डिसीजन गिवन। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपके पास 13 जजेस बेंच था ये। तो इनिशियली क्या हुआ, सबसे पहले कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो आपकी 24th अमेंडमेंट है दैट वाज हेल्ड टू बी कम्प्लीटली वैलिड। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो गोलकनाथ के केस में कोर्ट ने जजमेंट दिया था दैट द पार्लियामेंट हैज़ नो पावर टू अमेंड योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली द फंडामेंटल राइट्स, वो कम्प्लीटली रॉन्ग है। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक रॉन्ग व्यू होल्ड किया था। दैट इज़ वाई इस केस में सारे जजेस ने ये बोला, 13 जजेस इस बात से अग्री किए कि जो आपका 24th अमेंडमेंट है दैट वाज कम्प्लीटली वैलिड। ठीक है, तो उन्होंने अपहेल्ड करी द वैलिडिटी ऑफ योर 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इट सेज दैट अब पार्लियामेंट के पास पावर है। ऑब्वियसली 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो अपहेल्ड हो गई। इसका मतलब है कि अब जो है पार्लियामेंट के पास कंप्लीट पावर है
कि वो अमेंड कर सकती है एनी और ऑल ऑफ द प्रोविजंस ऑफ योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और वो प्रोविजंस को भी वो अमेंड कर सकती हैं जो आपका फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करता है। ठीक है, तो अपहेल्ड हो गया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस पर्टिकुलर केस पे। लेकिन अब यहाँ पे हुआ क्या कि 13 जजेस जो हैं इस बात से तो अग्री कर गए कि हाँ ठीक है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को भी जो है अमेंड कर सकती है। लेकिन अब कंट्रोवर्सी क्या अराइज होगी, जजेस के बीच में हो गया डिवीजन इन द रेशियो ऑफ 6:6, राइट। अब ये क्या हो गया, जो 6 जजेस थे उन्होंने ये बोला कि हमने अलाउ कर दिया है पार्लियामेंट को दैट उसके पास पावर्स हैं टू अमेंड इवन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो पावर है ये अनलिमिटेड पावर नहीं होनी चाहिए, कुछ लिमिटेशंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है इन पावर्स के ऊपर लगाना इम्पोर्टेंट है ताकि इस चीज़ का मिसयूज जो है वो ना हो, राइट। This was by 6 judges. Okay, they said that no doubt we have allowed the parliament to amend the entire constitution. The power is given to them, but this power should not be given completely unlimited, right? कुछ limitations, कुछ restrictions लगाना important है। इसका मतलब वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन कुछ आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी प्रोविजंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो बहुत फंडामेंटल फ्रेमवर्क है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनके साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। ये बोला गया 6 जजेस ने। अब जो बाकी के 6 जजेस थे उन्होंने व्यू रखा इसके कम्प्लीटली ऑपोजिट। दे सेड दैट नो, पार्लियामेंट को आपने पावर दे दिया मतलब दे दिया, कोई लिमिटेशंस, कोई रिस्ट्रिक्शंस जो हैं पार्लियामेंट के ऊपर नहीं लगेंगी। अब यहाँ तो हो गई प्रॉब्लम, मेजॉरिटी डिसीजन कैसे आएगा, 6:6 में जजेस डिवाइड हो गए। तो एक जज इसमें आए, दैट वाज जस्टिस खन्ना, राइट। जो आपके जस्टिस खन्ना है, ही वॉज द वन जिन्होंने अपना फाइनल व्यू दिया और फिर मेजॉरिटी इस केस में बनी 7:6 की। 7:6 मतलब जो पहले वाले 6 जजेस थे जिन्होंने ये बोला कि आपके पास पावर है लेकिन उस पर कुछ लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस हैं, जस्टिस खन्ना ऑल्सो अग्रीड विद देम एंड ही ऑल्सो सेड दैट नो डाउट पार्लियामेंट के पास पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं जो बहुत फंडामेंटल हैं, जो बेस फॉर्म करती हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को। अगर आप उन चीज़ों को हिला देंगे, उन चीज़ों के साथ छेड़खानी करेंगे तो आपका पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आपकी कंप्लीटली अफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब उन्होंने यहाँ से इवॉल्व हुआ आपका फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने ये कहा कि कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर या फिर बेसिक फ्रेमवर्क फॉर्म करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उन चीज़ों को छोड़ के आप बाकी सारी चीज़ों को आप अमेंड कर सकते हैं, राइट। सो ही सेड दैट द पार्लियामेंट कुड नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो काइंड ऑफ लिमिटेशन दे दी गई है, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर्स के ऊपर, राइट। वो आपको एक यार्डस्टिक प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, एक आपके पास यार्डस्टिक, एक टच स्टोन प्रोवाइड कर दिया है कि देखिए पहले आप अमेंडमेंट करने से पहले आप ये देखिए कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को तो नहीं अफेक्ट कर रहे हैं। अगर आपकी अमेंडमेंट ऐसी है जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट करेगी, उसको हिला देगी, उसमें गड़बड़ कर देगी, तो वो अमेंडमेंट जो है आपकी अलाउ नहीं की जाएगी, राइट। अब क्वेश्चन ये आया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन तो बना दिया, अब कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे कौन सी प्रोविजंस हैं जिनको आप बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड करेंगे। देखिए एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है कि कौन सी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में आएगी। ये टाइम टू टाइम डिफरेंट केस लॉज जो हैं वो आपके आते गए, डिफरेंट जजेस ने अपना डिफरेंट व्यू रखा कि कौन सी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में आती है, कौन सी चीज़ें जो है वो बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करती हैं, कौन सी चीज़ें नहीं करती। कुछ एग्जाम्पल जैसे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एक रिपब्लिक फीचर है, एक डेमोक्रेटिक का फीचर है जो आपको प्रियम्बल में मिलता है, वो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है।
सेकुलरिज्म, सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं बिटवीन योर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड योर जुडिशरी, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का एक फेडरल कैरेक्टर है। ये सब कुछ चीज़ें जो है आपका बेसिक स्ट्रक्चर में फॉल करती हैं। इवन योर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, योर फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज़ वाई यू कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो, राइट। तो ये आपका पूरा का पूरा डॉक्ट्रिन है ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। आई होप आपको ये डॉक्ट्रिन जो है वो एकदम क्लियर जो है वो हो गया होगा। बिफोर वी कंक्लूड दिस पर्टिकुलर वीडियो, मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड 2 इम्पॉर्टेंट केस लॉज बताना चाहती हूँ। वन वॉज द केस लॉ ऑफ 1975, अदर वॉज द केस लॉ इन 1980। यहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा। 1975 का जो केस लॉ है वो आपका केस लॉ बनता है ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण। इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण। और जो आपका 1980 का केस लॉ है वो आपका बनता है मिनर्वा मिल्स। आपने केस लॉज के नाम सुने होंगे, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इन केस लॉज में क्या हुआ था। सबसे पहले हम देखते हैं इंदिरा गांधी के केस में जो 1975 में हुआ था। अब इस केस में क्या हुआ था आप सबको पता है कि 1971 में ही हुआ था ये, कि जो इंदिरा गांधी हैं, मिसेस इंदिरा गांधी, उन्होंने इलेक्शंस लड़े थे फ्रॉम योर यूपी, राइट। और वहाँ से वो इलेक्शंस जो हैं वो जीत गई। इंदिरा गांधी शी वन द इलेक्शंस, राइट, एंड शी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। उनके अगेंस्ट एक और कैंडिडेट थे राज नारायण, ठीक है, जो हु लॉस्ट द इलेक्शंस। अब राज नारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये सूट फाइल किया, बेसिकली पिटिशन फाइल हुआ। उन्होंने ये बोला कि जो इलेक्शंस होल्ड किए गए हैं वो फेयर इलेक्शंस नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा करप्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी ने जो है वो यूज़ करी थी, ब्राइबरी यूज़ करी थी। दैट इज़ वाई उन्होंने अल्टीमेटली दे वन द इलेक्शंस, ठीक है। सो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनवैलिडेट कर दिए इन इलेक्शंस को। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला दैट ओके फाइन, आपके इस इलेक्शंस में जो है फेयर इलेक्शंस कंडक्ट नहीं हुए हैं, करप्शन जो है वो करप्ट प्रैक्टिसेस यूज़ की गई हैं। सो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट होता था 1951, उसके अंडर उन्होंने ये बोला, हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, दैट ये जो आपके इलेक्शंस हैं वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए। और साथ ही साथ इंदिरा गांधी को उन्होंने नेक्स्ट 6 years के लिए डिबार कर दिया, दैट यू कैन नॉट स्टैंड एज अ कैंडिडेट इन योर इलेक्शंस, राइट। और जब ये आपके पास डिसीजन आया कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 20 days का टाइम जो है वो दिया पार्टी को, दैट आपके पास 20 days का टाइम अवेलेबल है। इन 20 days में जो है आप अपना कैंडिडेट चेंज करिए और अपना दोबारा से इलेक्शंस प्रॉपर तरीके से कंडक्ट जो है वो करवाइए। नाउ यू ऑल नो दैट मिसेस इंदिरा नेहरू गांधी, शी वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट एंड अ स्मार्ट लेडी। सो व्हाट शी डिड वाज, अपनी पावर यूज़ करके उन्होंने 1975 में डिक्लेयर कर दी इमरजेंसी। शी डिक्लेयर्ड एन इमरजेंसी इन दी कंट्री। अब आप सब जानते हैं कि जब इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो सब कुछ जो है एक स्टैंड स्टिल पे आ जाता है, चीज़ें जो है वो नॉर्मल तरीके से नहीं चलती। उसके अलावा उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील फाइल कर दी। जब आपकी अपील अभी पेंडिंग है, पेंडेंसी ऑफ अपील आपकी चल रही है, तो जो डिसीजन है उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने क्या किया, द पार्टी पास्ड 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इन्होंने 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो निकाली और इस अमेंडमेंट में उन्होंने ऐड किया आर्टिकल 329A को उन्होंने अमेंड किया। आप देख सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 329A। सो इस अमेंडमेंट से आर्टिकल 329A में उन्होंने ये बोल दिया कि जो आपका ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर है और जो आपका ऑफिस ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा है, 2 ऑफिस,
प्राइम मिनिस्टर और जो आपका स्पीकर है। अगर इन दोनों की इलेक्शन के रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट या कोई भी इशू अराइज होता है तो जुडिशरी जो है उस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकती है। उन्होंने 39th अमेंडमेंट कर दी, आर्टिकल 329A में इस चीज़ को ऐड कर दिया। ठीक है, 2 ऑफिसर्स उन्होंने निकाल दिए, प्राइम मिनिस्टर का एंड सेकेंड वॉज योर स्पीकर ऑफ योर लोकसभा। की कोई डिस्प्यूट है, कोई भी मैटर है, कोई डिस्क्रिपेंसी कोई अराइज होती है इन दोनों ऑफिसेस के रिगार्डिंग, तो आप जुडिशरी जो है इस चीज़ में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ठीक है, अपने आप को सेव करने के लिए कि मेरा जो है आई शुड नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम माई सीट, राइट। अब इस 39th अमेंडमेंट को भी जो है वो चैलेंज किया गया इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण 1975 केस लॉ। और इस केस में कोर्ट ने फिर ये बोला लेजिस्लेचर को, पार्लियामेंट को, दैट यू आर अगेन फॉरगेटिंग वन थिंग, वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू विद द बेसिक स्ट्रक्चर। हमने ऑलरेडी आपको एक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया है 1973 के केस में, जहाँ पे हमने इस चीज़ को क्लियर किया है कि अगर आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं, आप कोई ऐसी अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्ट करता है। कोर्ट ने ये बोला कि अगर आप अपनी इस अमेंडमेंट को देखते हैं तो आर्टिकल 329A को जब आपने अमेंड किया, आपने सिर्फ 2 ऑफिसर्स को ही क्यों इसमें डाला, प्राइम मिनिस्टर एंड द स्पीकर, बाकी सारे ऑफिसर्स को क्यों नहीं डाला? तो ये डायरेक्ट वायलेशन हो रहा है आपके फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14, इक्वालिटी नहीं है। तो इस बेसिस पे आपका फंडामेंटल राइट अब्रिज हो रहा है। दैट मीन्स आप बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, विच इज़ डेफिनेटली नॉट अलाउड। सो इस केस में कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को यूज़ करके 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, और इसी में जो है उन्होंने कहा कि आपका फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, आपका राइट टू इक्वालिटी, वो भी आपका बेसिक स्ट्रक्चर में ही फॉल करता है। आई होप इट इज़ क्लियर। एक और छोटा सा केस है, मैंने आपको बताया 1980 का, वो आपका केस था मिनर्वा मिल्स। सो इस केस लॉ में जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज़ बोला था कि जो आपका पावर होती है ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, कि आप जुडिशियल रिव्यू जो है वो अलाउड है, जो आपका बेसिकली आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी गिवन है। ठीक है, कि जुडिशरी के पास पावर है कि अगर उसको लगता है कोई भी ऐसा लॉ है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो उसको वॉइड डिक्लेयर, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। सो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो आपकी पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है ये भी आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में फॉल करता है। ठीक है, सो इवन दिस फॉल्स अंडर योर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। दिस वाज मिनर्वा मिल्स, राइट। तो ये आपके पास था अबाउट योर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो। कोई क्वेश्चंस हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो मेरा प्रीवियस वीडियो था जिसमें मैंने आपको डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग एक्सप्लेन किया था, उस वीडियो को भी आप डेफिनेटली रेफर करिए, बिकॉज वहाँ से आपको एक टाइमलाइन ऑफ केसेस समझ आएगा। सो यू कैन कनेक्ट दिस वीडियो एंड दी प्रीवियस वीडियो एज वेल। उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई विल शेयर। थैंक यू।